1 नवंबर 2006 रात के ठीक 8:43 लंदन का पिकेडेली इलाका, जहां सड़कों पर पीली रोशनी बिखरी थी और ठंडी हवा इमारतों के बीच से सनसनाती हुई गुजर रही थी। मिलेनियम होटल की लॉबी में एक आदमी बैठा था। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बेचैनी जो तब होती है जब कोई जानता हो कि उसके पीछे कोई है, लेकिन ये न जानता हो कि वो कितना करीब आ चुका है। उस आदमी का नाम था अलेक्जेंडर लिट्विनेंको, रूस की सबसे खतरनाक खुफिया संस्था एफएसबी का पूर्व अधिकारी। वो आदमी जिसने एक दिन पुतिन के साम्राज्य के सबसे गहरे रहस्यों को दुनिया के सामने रखने की कोशिश की थी। और उस रात उसी होटल की चाय में कुछ खुला दिया गया था, कुछ ऐसा जो आंखों को नहीं दिखता, जिसकी कोई गंध नहीं होती, जिसका कोई रंग नहीं होता, लेकिन जो इंसान के भीतर जाकर उसे धीरे धीरे बड़ी बेरहमी से अंदर से जलाकर खाक कर देता है। उसका नाम था पोलोनियम 210। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की मौत की नहीं है, ये कहानी उस व्यवस्था की है जो मॉस्को की क्रेमलिन की दीवारों के भीतर पली है, जो दशकों से अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मिटाती आई है, और जिसके शीर्ष पर बैठे व्लादिमीर पुतिन की आंखों में ना कभी पश्चाताप दिखा, ना कभी डर। ये कहानी है उन सभी लोगों की जिन्होंने उस साम्राज्य को चुनौती दी, और फिर एक एक कर कोई खिड़की से गिरा, किसी ने चाय में जहर पाया, कोई पार्क में बेहोश मिला, और दुनिया देखती रही। पुतिन का जन्म 1952 में लेनिनग्राद की एक साधारण मजदूर बस्ती में हुआ था। बचपन में गरीबी, सड़कों पर मारपीट और एक ऐसे माहौल में परवरिश जहां ताकत ही एकमात्र भाषा थी। लेकिन उस लड़के के भीतर कुछ था, एक ठंडा, धीमा और अथक महत्वाकांक्षा का अंगारा। उसने केजीबी ज्वाइन किया, वर्षों तक जासूसी की, पूर्वी जर्मनी में तैनात रहा, और जब सोवियत संघ टूटा, जब वो पूरा साम्राज्य जो उसकी पहचान थी, जो उसका गर्व था, धूल में मिल गया, तो पुतिन के भीतर कुछ टूटा नहीं, बल्कि कुछ और सख्त हो गया। उसने उस टूटन को अपनी ताकत बना लिया, और धीरे धीरे बड़ी चालाकी से वो रूस की सत्ता के शीर्ष तक पहुंच गया। 1999 में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो दुनिया ने एक साधारण नौकरशाह देखा, लेकिन क्रेमलिन की गलियारों में जो लोग थे, जो पुतिन को करीब से जानते थे, वो जानते थे कि ये आदमी साधारण नहीं है। अलेक्जेंडर लिट्विनेंको उन्हीं गलियारों का हिस्सा थे। एफएसबी में उसकी नियुक्ति संगठित अपराध और भ्रष्टाचार की जांच के लिए हुई थी, लेकिन जब उसने जांच शुरू की तो धागे उसे ऐसी जगहों तक ले गए जहां जाना खतरनाक था। उसने पाया कि एफएसबी के भीतर ही कुछ अधिकारी माफिया से मिले हुए थे, हत्याओं के आदेश दिए जा रहे थे, और ये सब ऊपर तक जाता था। लिट्विनेंको ने 1998 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो रूस के इतिहास में अपनी तरह की पहली घटना थी। उसने सार्वजनिक रूप से एफएसबी के वरिष्ठ अधिकारियों पर हत्या के षड्यंत्र का आरोप लगाया। उसने उन नामों को लिया जिन्हें लेना खुदकुशी के बराबर था, और उस दिन के बाद से उसकी घड़ी उल्टी चलने लगी। उसे गिरफ्तार किया गया, मुकदमे चले, लेकिन वो बचता रहा, और अंततः 2000 में वो अपनी पत्नी मरीना और बेटे के साथ लंदन भाग गया। वहां उसने शरण ली, ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 से सहयोग किया, और वहां से उसने पुतिन के साम्राज्य के खिलाफ लिखना, बोलना और जानकारी देना जारी रखा। उसने एक किताब लिखी जिसमें उसने एफएसबी पर रूस में हुए अपार्टमेंट बॉम्बिंग्स का आरोप लगाया, वो धमाके जिनमें सैकड़ों निर्दोष रूसी मारे गए थे, और जिनका इस्तेमाल पुतिन ने चेचनिया पर हमले का बहाना बनाने के लिए किया था। ये आरोप अगर सच था, तो इसका मतलब था कि पुतिन ने अपने ही लोगों को मरवाया, अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए। क्रेमलिन ने यह बर्दाश्त नहीं किया। 1 नवंबर 2006 को लिट्विनेंको मिलेनियम होटल में दो लोगों से मिला, आंद्री लोगोवोई और दिमित्री कोवाट्यून। दोनों रूसी नागरिक थे, दोनों का एफएसबी से पुराना संबंध था। उस बैठक में चाय परोसी गई, और उसी चाय में पोलोनियम 210 रेडियोधर्मी जहर। ये जहर बनाना इतना डिफिकल्ट है कि इसे सिर्फ एक राज्य स्तरीय परमाणु सुविधा में ही बनाया जा सकता है। इसका मतलब था, ये कोई साधारण हत्या नहीं थी, ये एक संदेश था। अगले कुछ दिनों में लिट्विनेंको की हालत बिगड़ती गई, उसके बाल झड़ने लगे, उसका शरीर अंदर से गलने लगा। अस्पताल में डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है, क्योंकि पोलोनियम 210 से पहले कभी किसी को जानबूझकर जहर नहीं दिया गया था। ये पहली बार था, और जब तक जांच हुई, जब तक सच्चाई सामने आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 23 नवंबर 2006 को 22 दिन बाद अलेक्जेंडर लिट्विनेंको की मृत्यु हो गई। वो मरने से पहले डाइंग डिक्लेरेशन देकर गया था।
जिसे दुनिया ने सुना। उसने सीधी पुतिन पर आरोप लगाया। उसने कहा, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन तुम हर उस आदमी को नहीं मार सकते जो सच जानता है। लेकिन पुतिन ने शायद यह चुनौती स्वीकार कर ली। बोरिस बेरिज़ोव्स्की, ये नाम 1990 के दशक के रूस में किसी तूफान से कम नहीं था। जब सोवियत संघ टूटा, जब रूस की अर्थव्यवस्था एकाएक खुली, तो कुछ चालाक, महत्वाकांक्षी और निर्दयी लोगों ने उस अराजकता में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। बेरिज़ोव्स्की उनमें सबसे आगे था। तेल, मीडिया, गाड़ियां, बैंकें, उसकी उंगलियां हर जगह थीं। वो क्रेमलिन का चहेता था, राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के इतना करीब कि लोग कहते थे कि रूस में असली ताकत बेरिज़ोव्स्की के हाथ में है। और यही बेरिज़ोव्स्की था जिसने व्लादिमीर पुतिन को आगे बढ़ाया। उसने पुतिन में एक आज्ञाकारी, नियंत्रण योग्य नेता देखा, एक ऐसा इंसान जिसे वो अपनी कठपुतली बना सके। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि पुतिन किसी की कठपुतली नहीं था। जैसे ही पुतिन सत्ता में आए, उसने एक एक कर उन सभी ओलिगार्क्स को निशाना बनाना शुरू किया जो उसे कमजोर समझते थे। बेरिज़ोव्स्की का मीडिया साम्राज्य छिनने लगा, उस पर मुकदमे दर्ज होने लगी। और जब उसने महसूस किया कि जिस जानवर को उसने पाला था वो अब उसी को खाने आ रहा है, तब वो भाग गया लंदन में बेरिज़ोव्स्की ने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उसने पैसा लगाया विपक्षी आंदोलनों में, उसने मीडिया को फंड किया, उसने लिटविनों जैसे लोगों की मदद की जो क्रेमलिन की राज बाहर लाना चाहती थी। वो पुतिन की आंख की किरकिरी बन गया था और क्रेमलिन ने उस पर अरबों रूबल की संपत्ति की वापसी का दावा ठोक दिया। अदालतें चलती रहीं, लेकिन बेरिज़ोव्स्की लंदन में सुरक्षित था, या कम से कम यही सोचता था। 23 मार्च 2013, सरे काउंटी, इंग्लैंड। बेरिज़ोव्स्की के आलीशान बाथरूम में उसका शव मिला। गले में एक स्कार्फ बंधा था। पुलिस ने शुरू में इसे आत्महत्या कहा, लेकिन जांचकर्ता उलझे रहे। शरीर पर चोटों के निशान थे जो फांसी से मेल नहीं खाते थे। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन वो तरीका जिससे वो बंद था वो संदिग्ध था। एक स्वतंत्र पैथोलॉजिस्ट ने कहा, ये आत्महत्या नहीं लगती, लेकिन ब्रिटिश जांच का निष्कर्ष रहा अनिर्णायक। ना हत्या साबित हुई, ना आत्महत्या। और वो फाइल आज भी खुली है। ये महज संयोग नहीं था। क्रेमलिन के दुश्मनों की मौतें एक पैटर्न बना रही थीं और दुनिया उस पैटर्न को देख रही थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हर बार सबूत धुंधले थे। हर बार कोई ना कोई वैकल्पिक कहानी थी, और हर बार रूस ने अपने हाथ उठाकर कह दिया, हमें नहीं पता। लेकिन फिर आया वो मामला जिसने सारी दुनिया को हिला दिया। 4 मार्च 2018, दोपहर के करीब 3:30 बजे, इंग्लैंड का एक छोटा सा शहर सैलिसबरी। एक पार्क की बेंच पर 2 लोग बेहोश मिले, एक बुजुर्ग आदमी और एक युवा औरत। आसपास के लोगों ने समझा शायद नशे में है, लेकिन जब एम्बुलेंस आई, जब डॉक्टरों ने देखा, तो उनके चेहरे पर दहशत आ गई। ये कोई साधारण बेहोशी नहीं थी। इन दोनों के शरीर में कुछ था, कुछ ऐसा जो उनके नर्वस सिस्टम को तबाह कर रहा था। वो आदमी था सर्गेई स्क्रिपाल, रूस का पूर्व सैन्य खुफिया अधिकारी जो ब्रिटेन का डबल एजेंट बन गया था। डबल एजेंट यानी किसी एक देश के लिए काम करने वाला एजेंट दूसरे विरोधी देश की सहायता गुप्त रूप से करने लगे और उसे पहले देश की गुप्त जानकारी देता रहे। इस केस में सर्गेई स्क्रिपाल ब्रिटेन को रूस की खुफिया जानकारी दे रहे थे, और पार्क में बेहोश उसके साथ थी उसकी बेटी यूलिया। जो जहर उन्हें दिया गया था उसका नाम था नोविचॉक, सोवियत काल में विकसित एक न्यूरोलीथल केमिकल हथियार, इतना खतरनाक कि इसकी एक बूंद भी मौत के लिए काफी है। और ये जहर लगाया गया था स्क्रिपाल के घर के दरवाजे की कुंडी पर। वो जिस पल घर से निकले उसी पल उनकी मौत की घड़ी शुरू हो गई थी। वो बच गए एक चमत्कार से, लेकिन उसी जांच के दौरान उसी नोविचॉक के संपर्क में आई एक स्थानीय ब्रिटिश महिला डॉन स्टर्जस की मौत हो गई, एक निर्दोष नागरिक जो बस गलत समय पर गलत जगह थी। ब्रिटेन ने जांच की, सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई और 2 संदिग्ध सामने आए जो रूसी पासपोर्ट पर इंग्लैंड आए थे, सैलिसबरी गए और वापस चले गए। ब्रिटिश खुफिया ने पहचाना, ये दोनों रूसी सैन्य खुफिया संस्था जीआरयू के अधिकारी थे। जीआरयू रूस की मेन सैन्य खुफिया एजेंसी है। पर इस मामले पर रशिया ने क्या कहा? उसने कहा ये दोनों पर्यटक थे, सैलिसबरी का प्रसिद्ध कैथीड्रल देखने आए थे। कैथीड्रल यानी एक हिस्टोरिकल और बड़ा चर्च। और ये बात पुतिन ने खुद राष्ट्रीय टेलीविजन पर कहा। ये वो पल था जब दुनिया को समझ आया ये आदमी किस मिट्टी का बना है। लेकिन इन सब के बीच एक और कहानी चल रही थी,
एक ऐसे आदमी की कहानी जो शायद पुतिन के लिए सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि वो बाहर से नहीं लड़ रहा था, वो रूस के भीतर से, रूसी जनता के बीच से सड़कों पर उतरकर लड़ रहा था। उसका नाम था अलेक्सी नवेल्नी। नवेल्नी एक वकील था, लेकिन उसकी असली पहचान बनी एक भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता के रूप में। उसने YouTube पर वीडियो बनाए जिनमें उसने रूस के सबसे ताकतवर लोगों के भ्रष्टाचार को उजागर किया। प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव के महलों और बगीचों की तस्वीरें दिखाई। उसने दिखाया कि कैसे रूस की जनता का पैसा क्रेमलिन के करीबियों की जेबों में जा रहा है। उसके वीडियो करोड़ों बार देखे गए। युवा रूसी उसके पीछे खड़े होने लगे, और जब उसने 2018 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की कोशिश की तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया। लेकिन नवेल्नी रुके नहीं। 20 अगस्त 2020 साइबेरिया के तोम्स्क शहर से मॉस्को जाने वाली एक उड़ान। नवेल्नी उस विमान में बैठे थे। उड़ान के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। वो चिल्लाने लगे दर्द से, फिर बेहोश हो गए। विमान को ओम्स्क में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। रूसी अस्पताल ने कहा ब्लड शुगर लेवल में गिरावट है, लेकिन जर्मन सरकार के दबाव में उन्हें बर्लिन के अस्पताल में ले जाया गया, और वहां जो पता चला उसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। नवेल्नी को नोविचॉक दिया गया था, वही जहर जो स्क्रिपाल को दिया गया था, लेकिन इस बार और भी डेवलप्ड फॉर्म में। जर्मन, फ्रांसीसी और स्वीडिश प्रयोगशालाओं ने इसकी पुष्टि की। OPCW, रासायनिक हथियारों पर नजर रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था, ने भी इसकी पुष्टि की। नवेल्नी की जांच टीम ने बाद में खुद पता लगाया कि FSB के एक विशेष दस्ते ने उसके अंडरवियर में नोविचॉक लगाया था। इस खुलासे पर दुनिया हंसती अगर ये इतना भयावह ना होता। नवेल्नी बच गया, और जो काम उसने अगला किया वो शायद इतिहास की सबसे साहसी हरकतों में से एक थी। उसने खुद उस FSB अधिकारी को फोन किया जो उसे मारने की कोशिश में शामिल था, और उस अधिकारी ने अपनी बेवकूफी में सारी बात कबूल कर ली। वो पूरी बातचीत रिकॉर्ड हुई, और जब वो दुनिया के सामने आई तो क्रेमलिन के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन पुतिन के पास जवाब हमेशा एक ही होता है, ताकत। जनवरी 2021 में नवेल्नी जर्मनी से रूस वापस लौटा, जानते हुए कि उसे गिरफ्तार किया जाएगा, जानते हुए कि शायद वो फिर कभी आजाद ना हो। मॉस्को की हवाई अड्डे पर उतरते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे चले जो पहले से तय थे, और उसे एक दूर दराज आर्कटिक जेल में भेज दिया गया, जहां तापमान 0 से 50 डिग्री नीचे चला जाता है, जहां रोशनी नहीं होती, जहां दुनिया की आवाज नहीं पहुंचती। और फिर 16 फरवरी 2024 उस जेल से खबर आई, अलेक्सी नवेल्नी की मृत्यु हो गई। रूसी अधिकारियों ने कहा अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। उसकी मां को शव देखने के लिए दिनों तक भटकाया गया। उसकी पत्नी यूलिया, जो उस वक्त विदेश में थी, उसने सीधे पुतिन को जिम्मेदार ठहराया। दुनिया भर में शोक की लहर दौड़ी, और क्रेमलिन चुप रहा। वो चुप्पी जो सब कुछ कह देती है। ये सिर्फ हत्याओं की सूची नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। पुतिन ने इतने वर्षों में एक ऐसा तंत्र बनाया है जहां विरोध की आवाज उठाना मौत का निमंत्रण है, जहां सच बोलना सबसे खतरनाक काम है, जहां राज्य की ताकत इतनी असीमित है कि वो किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी इंसान तक पहुंच सकती है। लिट्विनेंको लंदन में थे, मारे गए। स्क्रिपाल इंग्लैंड के एक छोटे से शहर में थे, उन पर हमला हुआ। बेरेजोव्स्की अपने आलीशान घर में थे, मृत मिले। नवेल्नी रूस की सबसे सुरक्षित जेल में थे, और फिर भी नहीं बचे। संदेश साफ है, कोई जगह सुरक्षित नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई कानून नहीं, सिर्फ एक इरादा, और वो इरादा है क्रेमलिन की इच्छा। इतिहास के पन्नों पर जब भी किसी तानाशाह का अध्याय लिखा गया है तो उसमें हमेशा दो तरफ होती हैं। एक तरफ वो जो सत्ता में बैठा है, जो समझता है कि वो अजेय है, अमर है, कि उसकी ताकत कभी नहीं घटेगी, और दूसरी तरफ वो जो सच के लिए खड़े हुए, जो जानते थे कि खतरा है और फिर भी नहीं झुके। लिट्विनेंको नहीं झुकी, नवेल्नी नहीं झुकी, और शायद इसीलिए उन्हें मिटाना जरूरी था, क्योंकि जो झुकता नहीं वो डराता है, और जो डराता है वो खतरनाक होता है। व्लादिमीर पुतिन आज भी क्रेमलिन में बैठे हैं। उनकी आंखों में वही ठंडक है, उनके चेहरे पर वही भाव शून्यता। दुनिया उन पर प्रतिबंध लगाती है, वो मुस्कुराते हैं। दुनिया उन्हें अदालत में खींचने की कोशिश करती है, वो अनदेखा करते हैं। और जब कोई पत्रकार उनसे पूछता है क्या आपने नवेल्नी को मारा, क्या आपने लिट्विनेंको को मारा,
तो वो बस इतना कहते हैं, ये बेतुका सवाल है। लेकिन इतिहास बेतुका नहीं होता। इतिहास याद रखता है हर नाम को, हर तारीख को, हर उस लम्हे को जब किसी ने सच के लिए अपनी जान दी। और शायद यही क्रेमलिन का सबसे बड़ा डर है।